स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के प्रेमनगर में मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक तौर तरीकों को विकसित करने में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, उस पर हमें गर्व है और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस विरासत को आगे लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वो हर चीज़ जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी विरासत से जुड़ी हुई है, उन सबको मन की बातों के माध्यम से भी आगे लाने का प्रयास हुआ है, उनके कार्यक्रमों में भी लाने का हुआ है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के 75 वर्ष हम सब लोगों ने जिसका उत्सव मनाया है, उसमें भी उन्होंने किया है। और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। काशीपुर में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में 5 लोकसभा सीटों में 75% मतों के साथ हैट्रिक लगाने के लक्ष्य तय किए गए। साथ ही संगठन के आगामी 5 कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि 2 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 4 जनवरी को संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी बैठक का आयोजन होगा। 7 जनवरी को लोकसभा तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक होनी है। 24 जनवरी को सभी मंडलों एवं शक्ति केंद्रों में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के क्रम में मंडल स्तरीय बाइक रैली होगा और इसके साथ ही 31 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काशीपुर में जो प्रदेश पदाधिकारी बैठक हुई, उसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विचार विमर्श किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न प्रकार की रणनीति भी इसमें बनाई गई, जिसमें अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसमें हमारे मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं और सभी जो हमारे प्रकोष्ठ नए बनाए गए हैं उनको अपने पूरे प्रदेश भर में अपने अपने प्रकोष्ठों के सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा गया है। देहरादून में नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने शहर को 6 जोन और 11 सेक्टर में बांटा है। वहीं शराब पीकर सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर हुड़दंग मचाने वालों को मर्यादा में रहने की चेतावनी भी दी है। साथ ही ईव टीजिंग और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं इसी मामले पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह से हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने खास बातचीत की। क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। नए साल का जश्न थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार निगरानी रखे हुए है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है देहरादून के एसएसपी अजय सिंह। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है न्यू ईयर को देखते हुए? देखिए, नया साल टूरिस्ट के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और खासकर हमारे दून वासियों के लिए भी, क्योंकि हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मसूरी जो बहुत फेमस है, दून है, ऋषिकेश है और बहुत सारे टूरिस्ट जो है इन जगहों से क्रॉस करके आगे भी गंतव्य को, जैसे देखा गया धनौल्टी वगैरह, बहुत सारे डेस्टिनेशन डेवलप हो गए और चूंकि एक पर्व के रूप में इसको देखा गया कि अब लोग मनाने लगे हैं, सभी लोग चाहे बच्चे हों, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, दोस्त मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी यातायात व्यवस्था है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा जो हम कहते हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग, कहीं ना कहीं लोग इसको शराब के साथ ड्राइविंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं खुद का भी एक्सीडेंट करते हैं और दूसरों के साथ भी हानि पहुंचाते हैं। इसको देखते हुए एल्कोमीटर की चेकिंग, डाइवर्जन प्लान और जगह जगह हमारे पिकेट हो, जिससे कि अगर कोई ऐसी वारदात करता है, कोई सर्च कर रहा है तो उसको चेक भी किया जा सके। तो व्यवस्थाएं कर ली गई। कल से ड्यूटियाँ चालू हैं और सभी लोग को फोर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। सर, अगर देहरादून की बात की जाए तो होटल्स और पब्स में पार्टीज देखी गई है और ऐसे में वहाँ भी देखा जाता है कि लड़ाई झगड़े या हुड़दंग नजर आती है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है? देखिए, इस बार अभी सभी जितने हमारे होटल और रेस्टोरेंट है, जिनके बाहर है प्रोग्राम्स है, सभी को एक बार मीटिंग करके बता दिया गया कि सीसीटीवी रखें अपने पास, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखें। पुलिस तो रहेगी कोई सूचना पर, लेकिन हर जगह पुलिस देना संभव नहीं होता, तो अपनी सिक्योरिटी भी रखें। कोई ऐसे कैमरास को भी अपना सुचारू रखें कि कोई वारदात, कोई घटना होती तो एटलीस्ट उसका सही चीज़ पता चल सके। और मुझे लगता है कि पुलिस की जो प्रेजेंस है सड़क पर वो ज़्यादा कारगर होती है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है, ऐसा कोई हुड़दंग कर रहा है, मुझे लगता है तत्काल पुलिस वहाँ पहुँच के उस पर कार्रवाई करेगी। तो न्यू ईयर में देखा है ईव टीजिंग और साथ साथ जो हुड़दंग के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर
नज़र आते हैं, अधिकतम नज़र आते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था रखी है? ईव टीजिंग के लिए मेनली अगर मैं बताऊँ, महिला सुरक्षा के लिए क्या? और देखिए, महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में सरकार की भी है और पुलिस की भी है। और इसके लिए कहीं से भी किसी भी महिला, हमारी कोई बहन हो, माता हो, कोई भी हो, अगर कहीं ऐसा हमको लगता है कि इनके साथ कहीं कोई छेड़खानी या कोई ऐसे कमेंटबाजी है, तो तत्काल पुलिस को, अगर वो 112 पर फ़ोन करे, और साथ ही साथ हमारी भी जहाँ जहाँ पुलिस कहीं प्रेजेंस दिख रही है, अगर कोई लगता है तो उसको भी तत्काल सूचना दे। इस संबंध में सभी को संवेदनशील बनाया गया, पुलिस को भी बताया गया, ऐसी कोई भी सूचना हो तो तत्काल अटेंड करे, और कोई भी ऐसा अगर पाया जाएगा तो इस पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, राजपुर रोड में अत्यधिक भीड़ नजर आती है शाम के वक्त, 31 की बात की जाए और 1 तारीख की बात की जाए, तो उसके लिए अलग से क्या ट्रैफिक प्लान बनाया गया है राजपुर रोड के लिए? देखिए, राजपुर रोड पर बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस का वो नहीं है, क्योंकि मोस्टली होटल और मॉल और जो भी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, पब हैं, सब वहीं पर ज़्यादा तक फोकस्ड है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन वहाँ नहीं। हाँ, लेकिन जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं, जिनको मसूरी जाना है, अन्य जगह जाना है, उनके लिए डाइवर्जन प्लान ऑलरेडी बना रखा है, और उसके लिए जगह जगह हमने डाइवर्जन के वो फ्लैग्स भी लगा दिए। तो मुझे लगता है कि जिनको बाहर जाना है, शहर में नहीं आना, वो बाहर बाहर निकल जाएंगे। ये बात दूसरी कि जब लोग लौटते हैं वापस, तो सबका एक मन होता है कि देहरादून शहर को भी देखें, यहाँ से भी जैसे बेकरी फेमस है, उन चीज़ों को खरीदें यहाँ से। तो लौटते वक्त जरूर हो सकता है कि देहरादून शहर में वापसी में आए, लेकिन जाते वक्त अभी तक जितने भी टूरिस्ट देखे, मोस्टली बाहर के रास्तों से वो अपने गंतव्य को चले गए हैं। देखिए, बिल्कुल इस बार जो न्यू ईयर रहेगी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहेगी, और साथ साथ जो यातायात व्यवस्था है और जो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था है, उसे दुरुस्त करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं अगर कोई हुड़दंग करते हुए पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और मंगलौर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ यह यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे, जिनके स्वागत के लिए जगह जगह महिलाएं और पुरुष खड़े थे। साथ ही डीजे की धुन और ढोल नगाड़ों पर सभी महिलाओं ने जमकर डांस किया। दरअसल श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर मंगलौर की पचदशनाम पूजा जूना अखाड़ा की श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेयी गिरी जी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी, जो इस यात्रा के रास्तों की निगरानी कर रहे थे। देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण, पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश, और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है, इसलिए इस कलश की पूजा ये निमंत्रण है। सबने बड़े आनंद से इसको किया है, पूरे देश में विदेश में। और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न, जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था, वो पूर्ण हो रहा है। प्रभु राम हमारी प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत भव्य कार्यक्रम है। और सीधे चलते लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। हैं और इस सुविधा को न केवल हमने जनजातीय समुदाय को, मुसहर को, सहरिया को, थारू को, बंटांगिया को, बुक्सा को, चेरो, कोल, इन सभी जातियों के साथ साथ हर प्रदेशवासी को, गरीब, वंचित, दलित, किसी भी जाति का व्यक्ति है, उन सब तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज देश में चल रही है। तो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में चल रही है। 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस यात्रा में आज भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
लखनऊ से अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की को सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। साल 2023 खत्म हो रहा है और उत्तराखंड के लिए कुछ खट्टी तो कुछ मीठी यादें छोड़कर जा रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए साल 2024 के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 2023 की तरह ही उन्हें अपने अंदाज में कठिन फैसले करने हैं। उत्तराखंड राज्य को पहाड़ी राज्य इसलिए भी कहा जाता है। इस राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां इतनी चुनौतीपूर्ण होती हैं कि इनसे निपटना कोई आसान नहीं होता। राज्य में 70% से ज्यादा भूभाग पहाड़ी है और वनों से घिरा हुआ है। ऐसे में इन राज्यों में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चुनौती को लिया और आज राज्य को विकास की श्रेणी में आगे बढ़ाते हुए देश के भीतर उत्तराखंड की नई पहचान बनाने का काम किया है। सीएम धामी के लिए 2023 जितना ऐतिहासिक साल रहा, 2024 उतना ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि चुनाव के साथ साथ राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय को भी धरातल पर उतारना किसी चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी जहां सीएम धामी के कार्यकाल की सराहना कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। मूल निवास जिसका बना हुआ उसको अस्थायी निवास बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो मूल निवास को रिकॉग्निशन तो वहीं से मिल गई मुख्यमंत्री के एक ही आदेश से कि वो मूल निवास को रिकॉग्नाइज कर गए। तो रिकॉग्निशन मिल गई तो आगे की समस्या जो सवाल खड़े हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। तो हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि भाई हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन इसका स्वरूप क्या होना चाहिए उसका थोड़ा सा एक रहता है। अब जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं होने चाहिए। पहले भी कुछ निर्णय जल्दी में हुए होंगे तो आज भी सवाल खड़े हैं। हम ये नहीं चाहते कि आगे के लिए इन सवालों को ऐसे आगे बढ़ते रहे, इनका समाधान हो जाए। देखिए 2018 से हम देख रहे हैं भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकारें इस प्रदेश में हैं, लेकिन जो जनता से इन्होंने वादे किए थे, आप चाहे 2017 का इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, चाहे 2022 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, उसमें इन्होंने सशक्त लोकायुक्त देने की बात की थी। लोकायुक्त का आज तक जो है अता पता नहीं है। तारीख पर तारीख ये मांग रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगारों से जो वादे सरकार ने किए थे वो रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं। जीत की हैट्रिक। लोकसभा चुनाव 2024 आगामी साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी में जुटी हुई हैं। हालांकि बीजेपी सरकार के लिए ये लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी 5 सीटें जीती है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती यही है कि 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाए। यही वजह है कि धामी सरकार अभी से आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों के तहत काम करना शुरू कर चुकी है। निकाय चुनाव की चुनौती। उत्तराखंड राज्य में निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में इसी साल निकाय चुनाव होना था, लेकिन निकाय चुनाव नहीं हो पाए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद निकाय चुनाव कराया जा सके। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यही है कि निकाय चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सके। यूसीसी की चुनौती। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी यूसीसी का मसौदा लगभग तैयार है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नए साल पर यूसीसी के लिए गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति फाइनल ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप सकती है। इसके बाद धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड राज्य में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। जब यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, उसके बाद से ही प्रदेश में तमाम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया था। लिहाजा जब उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, उस दौरान भी तमाम राजनीतिक संगठनों के विरोध भी धामी सरकार को झेलने पड़ सकते हैं। 10% क्षैतिज आरक्षण। आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ। लंबे समय से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि धामी सरकार ने आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए विधानसभा में विधेयक भी पेश किया गया था, लेकिन ये विधेयक आधा अधूरा होने के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने इसे प्रवर समिति को सौंप दिया था। लिहाजा प्रवर समिति ने 9 नवंबर 2023 को फाइनल रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले साल शुरुआत में ही विशेष सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। सख्त भू कानून। उत्तराखंड राज्य में सख्त भू कानून की मांग लंबे समय से चली आ रही है। साल 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान भी भू कानून में काफी रियायत दी गई,
जिसके चलते उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति तमाम संगठन प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। मूल निवास हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश जारी किए थे, जिसके तहत जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है उसको अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके बाद ही उत्तराखंड राज्य में मूल निवास की कट ऑफ 1950 करने की मांग उठने लगी। ऐसे में मूल निवास का मुद्दा भी एक बड़ी चुनौती है। कैबिनेट विस्तार का इंतजार। साल 2024 धामी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल लंबे समय से कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनने की आस में तमाम विधायक बैठे हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि साल 2024 में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बता दें, धामी मंत्रिमंडल में 4 सीट खाली चल रही हैं। एमओयू की ग्राउंडिंग। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तराखंड में निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू साइन हुए हैं, मगर अब उसे धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। लोकायुक्त की नियुक्ति। साल 2024 में लोकायुक्त की नियुक्ति की संभावना है। दरअसल लंबे समय से लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग उठती रही है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। ऐसे में सफलतापूर्वक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करना धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। 23 गुजर गया, अब 24 का आगाज है। ऐसे में चुनौतियां अपार हैं, मगर सवाल ये है कि इन चुनौतियों से सीएम धामी 24 में कैसे पार पाएंगे। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। और देहरादून में नए साल को लेकर आरटीओ अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसको लेकर आरटीओ ने यात्रियों को चेतावनी भी दी है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने निर्देश देते हुए कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में हमेशा टूरिस्ट जो आते हैं उनका स्वागत है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक टूरिस्ट आएँ, लेकिन टूरिस्ट जो आते हैं नियम कानून का पालन करें। जो ट्रैफिक के नियम है, खासकर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए होशियारी से गाड़ी चलाइए आप। और जो नियम है यहाँ के प्लेसेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए और शराब पी करके और ओवर स्पीडिंग एकदम न करें। पुलिस विभाग और परिवहन विभाग दोनों इस चीज़ को रोकने के लिए तत्पर है। वहीं उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी लागू होने वाला है। वहीं इसी मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें इसका ड्राफ्ट नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है। अयोध्या में बनने जा रहे उत्तराखंड के राज्य अतिथि गृह में पौराणिक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इस बात की जानकारी संस्कृति परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के 4 धाम का चित्रण भी इस अतिथि गृह में दिखाई देगा। इसके साथ ही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे, चूंकि राज्य सरकार को अयोध्या में जमीन भी मिल गई है। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी जो उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसके अनुरूप वहाँ पर जो हमारे 4 धाम हैं, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और पूरा जो हमारी मानस खंड के जितने पौराणिक जो मंदिर हैं उन पौराणिक मंदिरों की झलक तो वहाँ पर राज्य अतिथि गृह जो हमारा जो बनने जा रहा है उत्तराखंड का उसमें दिखेगा ही दिखेगा। साथ में यहाँ की जो लोक कलाकारी है, जो यहाँ की कला है, जो यहाँ की काश्तकारी है, उसका बिल्कुल सजीव चित्रण आपको वहाँ पर दिखाई देगा। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने नई पहल करते हुए मजबूर, बेसहारा, आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए कफन और दफन करने का निर्णय लिया है। इस पहल के संबंध में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकार जनहित के मुद्दे पर हमेशा संवेदनशील रहती है, जिसके तहत ऐसा ही एक मुद्दा वक्फ बोर्ड के सामने आया, जिसमें देखा गया कि बहुत से ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके पास अंतिम संस्कार करने के समर्थ नहीं है और बहुत से लावारिश शव भी होते हैं जिसका धार्मिक और तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है। उनके कफन और दफन का जिम्मा वक्फ बोर्ड ने उठाने का निर्णय लिया है।
ये देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड में एक संवेदनशील सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और इसलिए जब कोई मानवीय पहलू आता है तो उस पर सब लोग बड़ी गंभीरता से सोचते हैं और हमारे सामने कई विषय आए कि ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जो लावारिस बॉडीज़ आती हैं, वो लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और उनके पास अपने मुर्दे को दफन करने के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती, तो इनके बारे में आखिर चिंता कैसे की जाए। तो वक्फ बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि अब वक्फ बोर्ड जितने भी लावारिस लोग होंगे उनकी कफन दफन की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड उठाएगा। जो गरीब अपने मुर्दे को कफन देने की हैसियत में नहीं होंगे उनकी जिम्मेदारी भी अब वक्फ बोर्ड अपनी जो कमेटियां हैं उनके माध्यम से उनकी मदद करेगा और उसका सारा खर्च वक्फ बोर्ड वहन करेगा। खबर देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वन मंत्री सुबोध उनियाल और रामनगर से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में वन्य जीव संघर्ष के मामले को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि यह बात किन लोगों के बीच हो रही है, क्योंकि जो बातचीत हो रही है उसमें हाईकोर्ट को गाली दी जा रही है, साथ ही PIL दाखिल करने वाले व्यक्ति को भी पीटने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर तीखा हमला भी बोला है। और उत्तराखंड के राशन डीलर कमीशन ना मिलने से बेहद नाराज हैं। सभी राशन डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। भगवानपुर में आयोजित ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के एक कार्यक्रम में प्रदेश भर के बड़ी संख्या में राशन डीलर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी ने कहा कि राशन डीलर की समस्याओं पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। आलम यह है कि पिछले लंबे समय से उन्हें कमीशन तक भी नहीं मिला है। अब अगर सरकार ने जल्द ही कमीशन के साथ साथ उनका मानदेय आदि की व्यवस्था ना की तो प्रदेश के सभी राशन डीलर आगामी 1 जनवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की विभिन्न मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा के राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो हड़ताल की घोषणा की गई है उसमें उत्तराखंड प्रदेश का संगठन भी शामिल है। हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि कई वर्षों से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की एक मांग रही है कि हमें मानदेय दिया जाए। उस मानदेय के लिए हमारी सरकारों ने उसमें विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि मानदेय दिया जाना चाहिए। इस टाइम राशन डीलर बिल्कुल भूखमरी के कगार पर है, क्योंकि 7 महीने का PMGY का राशन हमें आज तक कमीशन नहीं मिला और 4 महीने हमारे ये भी हो गए हैं और फिर हमें 4 महीने का बिल का जो मामला पड़ेगा, फिर हमें बिल बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा राशन डीलर बहुत परेशान है। आज के टाइम में राशन डीलर 96%, 57%, 58% तक 90%, भगवानपुर का रिकॉर्ड है कि 90% से कम कोई राशन डीलर बायोमेट्रिक नहीं कर पा रहा। और खबर रुड़की से है, जहां नए साल को लेकर SSP परमिंदर सिंह डोभाल ने हुड़दंगियों को लेकर पुलिस अधिकारियों को सख्ती के साथ निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। तो साथ ही रैन बसेरे में ठहरे लोगों की व्यवस्था के जांचने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में कहीं भी सड़कों पर पड़े गरीब लोगों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था कराने की सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिए हैं। इस दौरान SSP ने सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि जो भी गरीब लोग उन्हें सड़क के किनारे नजर आए उनके लिए कंबल वगैरह का इंतजाम कराया जाए। नव वर्ष को व्यवस्थित ढंग से और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार सड़कों में रहेगी, काम भी करेगी और जो लोग हुड़दंग वगैरह करते हैं उन पर भी नकेल कसेगी। नहीं, रैन बसेरा का हम लोगों का खैर एक ये मानना है कि जो भी गरीब आदमी है जो बाहर सड़कों में सो रहा है, जिसको आवास की एकदम समस्या है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो रैन बसेरा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों ने अपने अधीनस्थों को भी यही कहा है कि वो नगर निगम हो या फिर जो प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए उनको जो आवश्यक रैन बसेरे हैं वहाँ तक पहुँचाएं। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।